नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संदीप सर ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली कक्षाओं में हमने मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की थी और मैंने मौलिक अधिकार का टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। यदि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कृपया करके पिछली वीडियोस को देखें और मौलिक अधिकार को कंप्लीट करें। हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए वीडियो। चलिए आज हम बात करेंगे संविधान का भाग 4। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। टॉपिक का नाम क्या है? संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेकर 51। आर्टिकल 36 से लेकर 51। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? संविधान के भाग 3 में। कौन से भाग में है? संविधान के भाग 3 में। ये कौन से संविधान से, यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से संविधान से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। यदि आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार कौन से संविधान से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ठीक, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पर आधारित है। किस पर आधारित है? कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पर आधारित है। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इनका उद्देश्य क्या है या किस उद्देश्य से इस संविधान में जोड़े गए थे, तो ये किस उद्देश्य से जोड़े गए थे? कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पर आधारित। ठीक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 में 1 बाय 1 आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 जो है ये राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 36 किसकी परिभाषा देता है? राज्य की परिभाषा देता है। वहां पर हमने मौलिक अधिकार में भी चर्चा की थी। आर्टिकल 12 किसकी परिभाषा देता है? राज्य की परिभाषा। प्रश्न पूछा जाता है कि किन 2 आर्टिकलों में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो 2 कौन कौन से? एक तो आर्टिकल 36 और एक आर्टिकल 12। याद रखिएगा, वीडियो खूब शेयर कीजिएगा। आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए शासन में मूलभूत होना। रिपीट कर रहा हूं मैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए शासन में मूलभूत होना। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तो जस्टिसेबल न होते हुए शासन में मूलभूत। मैंने कहा था आपको, जब मौलिक अधिकार पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने कहा था कि व्यक्ति अपनी मूल अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकता है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको न्यायालय में, इनके लिए न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती। इनमें शासन जो कानून बना देगा उसके तहत लोगों को उस कानून को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आया ना? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किसके लिए की जा सकती है? मौलिक अधिकार के लिए। किसके लिए नहीं की जा सकती? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए। ठीक, देखिए इसके बाद आर्टिकल 38(1). 38 का फर्स्ट क्या है? राज्य, बहुत महत्वपूर्ण है ये, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि लोगों को क्या मिले? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सोशल, आर्थिक इकोनॉमिकल और राजनीतिक पॉलिटिकल न्याय, जस्टिस प्राप्त हो सके। आर्टिकल 38(1) क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि लोगों को सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल और आर्थिक, इकोनॉमिकल जस्टिस, न्याय मिल सके। 38 फर्स्ट है। 38 सेकंड क्या है? आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। आय, सुविधाओं तथा अवसरों, इन तीनों में डिफरेंस होता है। इन तीनों में क्या होती है? सिमिलरिटी नहीं होती। जब इन तीनों में असमानता होती है, सिमिलरिटी नहीं होती है, तो क्या होता है? लोगों को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल सकता। पैसा वाला पैसा, अमीर आदमी अमीर बनता हुआ चला जाता है, गरीब आदमी गरीब बनता हुआ चला जाता है। जब अवसरों की समानता नहीं होती, आय में समानताएं नहीं होती, सुविधाओं में समानताएं नहीं होती, तो इस स्थिति में क्या होता है? लोगों को सही तरीके से न्याय नहीं मिल सकता, नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आर्टिकल 38(2) किससे संबंधित है? आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। आय, इनकम, सुविधाओं, सर्विस और अवसरों की असमानता, डिससिमिलरिटी इन अपॉर्चुनिटी, इनको क्या करेगा? समाप्त करने, इनको एंड करने की ट्राई करेगा। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 39, राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीतियां। राज्य द्वारा, आर्टिकल 39 में क्या दिया है? राज्य के द्वारा इन नीतियों को अनुकरण करना ही पड़ेगा। किससे संबंधित नीतियां हैं? वो सामाजिक और आर्थिक। इसमें ढेर सारी नीतियां दी गई हैं। अब हम अगली कक्षा में उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 39 में राज्य कौन सी नीतियों को अनुकरण करते हुए कानून बनाएगा। ठीक, तो
आर्टिकल 39 क्या है? राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीतियां, सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित नीतियां, आर्टिकल 39 में। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूं जरा। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 30 सेशन में क्या है? इन्हें न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है ये। 38 फर्स्ट क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि लोगों को क्या मिल सके? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सिंगल लाइन में कहूं तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल सके, इसके लिए राज्य व्यवस्था करेगा। ठीक, 38 फर्स्ट और 38 सेकंड दोनों किससे संबंधित हैं? लोगों के न्याय से संबंधित है। किस प्रकार के न्याय से? 38 फर्स्ट है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से संबंधित, और 38 सेकंड क्या है? जो असमानताएं, आय सुविधा और अवसरों की जो असमानता है, इनको समाप्त करेगा ताकि सामाजिक और आर्थिक लोगों को न्याय मिल सके। 39 में क्या दिया है? राज्य द्वारा अनुकरणीय नीतियां हैं कि जब सब ये जो डीपीएस जब भी कोई भी कानून बनाएगा तो किस प्रकार की नीतियों का अनुकरण करते हुए सरकार जो संसद है कानून बनाएगा। इसके बाद 39 का है समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर के आधार पर न्याय देना समान अवसर के आधार पर न्याय देना उसके अंतर्गत क्या होता है? निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, फ्री लीगल एड उपलब्ध कराना। निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड उपलब्ध कराना किसमें है? ये आर्टिकल 39 का। और आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन करना ताकि उन्हें शासन के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां व प्राधिकार दें। ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें शासन के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां व प्राधिकार देना। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40। यदि प्रश्न पूछा गया है कि जो अनुसूची कौन सी 11, अनुसूची 11 जो है वो किसमें? अनुसूची 11 में क्या दी गया है? शेड्यूल 11 में क्या दिया है? मैंने आप अनुसूचियां पढ़ाई थी, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो अनुसूची 11 किस आर्टिकल के तहत जोड़ी गई है? तो आर्टिकल 40 के तहत जोड़ी गई है ना। अनुसूची 11 किस आर्टिकल के तहत जोड़ी गई है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में संविधान निर्माण के समय लिख दिया गया ताकि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे, ग्राम पंचायतों का संगठन हो सके। ये आर्टिकल 40 में लिख दिया गया था। इसलिए फिर अनुसूची शेड्यूल जो है 11 जोड़ी गई कि ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में किया गया और उसके तहत जो है ग्राम पंचायतों का प्रावधान देश में किया गया। ठीक, तो ग्राम पंचायतों का संगठन करना, उन्हें शासन के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां व प्राधिकार करना, ये राज्य के पास अधिकार होगा आर्टिकल 40 के तहत, है ना। वीडियो खूब ज्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों के पास निःशुल्क, मैं बहुत अच्छा संविधान आपको पढ़ा रहा हूँ और निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, ये लोगों के पास पहुंच सके। इसी वीडियो को खूब शेयर कीजिए। बाकी अपन मिलते हैं अगली कक्षा में। हैव ए नाइस डे, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।